फ्रेंड्स नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट 2017 के नेक्स्ट पर्सन कराएंगे। 1 से लेकर 30 तक मैंने पहले करवा दिए थे, अब नेक्स्ट पर्सन करने जा रहे हैं। अमीर खुसरो और उनके संगीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? 1, 2 और 4। एक कथन क्या हमारा? अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था। कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था। और 2 क्या हमारा? दक्कनी यानी कर्नाटक। दक्कन, कर्नाटक को पहले क्या बोलते थे? दक्कन। वहाँ उसने संगीत सीखा था। किसने? अमीर खुसरो ने। कर्नाटक संगीत के महान प्रवर्तक नायक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे। गोपाल के समकालीन थे ये अमीर खुसरो। बाद के ग्रंथों यो क्या? अमीर खुसरो ने सितार की अपनी खोज की प्रशंसा अपनी पुस्तक गुर्रत अल कमान में की है या गलत है? नेक्स्ट हमारा, बाद के ग्रंथों में अमीर खुसरो की गायकी के लगभग 19 मधुर रूपों, खासकर ख्याल, तराना और कौल की खोज का श्रेय दिया गया। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा? निम्नलिखित 2 वक्तव्य में से एक कथन दूसरा आर कहा गया है। कथन क्या है कि राज्यावस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने से पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, वह अनेक सीमांतों क्षेत्रों में जारी रही। ठीक है, तुर्कों के आने से वो कति नष्ट नहीं हुई। कुछ क्षेत्रों में वह जारी रही, अनेक क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में वह जारी रही हमारी हिंदू परंपरा यानी राजव्यवस्था। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की रचनाओं, राजस्थानी विगत, ख्यात साहित्य, रामचंद्र अमात्य के आज्ञा पत्र भारतीय राज्यावस्था पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं। एक तो कृष्णदेवराय की रचना लिया जो राजस्थान की विगत, ख्यात साहित्य, रामचंद्र अमात्य का आज्ञा पत्र, इनका पता चला। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है 32। उसके बाद 33 देखो। नाफ्ता और मंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान क्षेत्र में किया गया? सिंध में किया गया 712 ईस्वी में। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। कहाँ? कड़ा में, इलाहाबाद के पास कड़ा में। बक्काल, बलाहार, सिलहदार, तुमान। ठीक है, ये शब्द है, इनके अर्थ बताने हमने। बक्काल क्या हुआ? अनाज व्यापारी। बक्काल अनाज व्यापारी। बलाहार हुआ किसानों का निम्नतम वर्ग, सबसे छोटे नीचे। सिलहदार क्या हुआ? एक सशस्त्र व्यक्ति। तुमान हुआ 10,000 सैनिकों का एक समूह, तुमान। निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादिरी सिलसिले को पंजाब और सिंध में लोकप्रिय बनाया? किन सूफी संतों ने कादिरी सिलसिले को पंजाब और सिंध में लोकप्रिय बनाया? एक तो था शेख मोहम्मद अल हुसैनी और शेख अब्दुल कादिर ने और शेख अल हुसैनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को आदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया। हाँ, आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित था, जिससे इब्न अल मुकफा के अनुवाद कलीला व दिमना से अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निजामुद्दीन। इनमें से क्या बताना है भी कौन सा सही नहीं है? निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक का क्या नाम है? तबकात अकबरी। अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक का नाम है पादशाह नामा। केवल राम की पुस्तक का नाम है तज़किरत उल उमरा। और मोहम्मद काजिम की पुस्तक का नाम मुंतखब उल लबाब नहीं है।
मोहम्मद काजिम ने लिखी थी ये मुंतखब उल लबाब। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, इसमें भी ये बताना है। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 प्रादेशिक इकाइयों से विभाजित किया था, इसे सूबा कहा जाता था। ठीक है, 12 भागों में विभाजित कर रखा था, छोटे छोटे गांव 12 मिलकर क्या बनावे थे, प्रादेशिक, प्रादेश, जिस तरह जिला को जी प्रादेशिक बोलते थे। एक सूबा कई सरदारों में विभाजित होता था। ठीक है, सूबा कई सरकारों में, कई प्रदेश मिलकर, कई गांव मिलकर तो एक सूबा बनावे थे, कई सूबे मिलकर एक सरकार बनावे थे। ठीक है, और एक सरकार को परगनों में विभाजित किया जाता था, ये गलत है। एक परगने को सिक में विभाजित किया जाता था, एक परगने को सिक में। महान साहित्यकार खान ए खाना, अब्दुल रहीम तथा प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी जैसे अग्रणी अमीर और विद्वानों को शहजादे सलीम की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। इसमें से बताना कौन कौन से सही है। हाँ, ये बिल्कुल सही था। आगे क्या, शहजादे सलीम को फारसी, हिंदी और कुछ, सलीम का नाम क्या था उसका, जहांगीर। शहजादे सलीम को फारसी, हिंदी और कुछ हद तक तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। वह साथ ही उन्हें इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, युद्ध कौशल और धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसे कि एक शहजादे के लिए उपयुक्त माना जाता था। हाँ, शहजादा शाहजहां युद्ध कला में निपुण था, वह सैन्य कौशल में माहिर था। हाँ, अहमदाबाद में जन्मे शहजादे शाहजहां ने मुगल काल और मुगल काल से पूर्व की इमारत की मरम्मत का आदेश देकर पुराने स्मारकों की देखभाल में अपनी रुचि दिखाई, ये गलत है। पुस्तक और लेखक है कैथरीन बी एयर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया। आरनाथ ने क्या लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ए जे केसर ने क्या लिखी थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया, द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग। एबा कोच ने क्या लिखी थी, मुगल आर्किटेक्चर इन आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। मुगलों के समय में भवन निर्माण की तकनीक में जो नवीनता आई वह थी पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचे का इस्तेमाल। इन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था, जिसे बाद में आंग्ल भारतीय भाषाओं में बंगलो नाम चलन में आया। इस नई तकनीकी का श्रेय किस मुगल बादशाह को जाता है, अकबर को। मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोगों में संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं का गज ए सिकंदरी 32 यानी कि 32 अंगुष्ठ का था, उंगल का। हुमायूं ने लिखा था ना, अबुल फजल ने लिखा था कि हुमायूं का जो गजे सिकंदरी था 32 अंगुल का था। हाँ, अबुल फजल बताता है कि गज ए इलाही की लंबाई 41 अनुष्ठ के बराबर थी। गज ए इलाही की कितनी थी, 41, उसकी 38 थी, इसकी 41 थी। दीरा गज ए शाहजहानी, उसकी कितनी थी, 33.5 अंगुष्ठ से थोड़ा कम थी, अब इसकी अपने बाबा से कम थी। हुमायूं की 38 थी, इसकी 33.5 थी। अगर तुझ के जहांगीर में वर्णित गज ए सरई की लंबाई 26 अंगुष्ठ है, ये गलत है। सॉरी भैया। नीचे दो वक्तव्य दिए गया है, एक को कथन है, दूसरे को आर कहा गया है। कथन क्या है हमारा, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नील का यूरोपीय व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया था, इसके पश्चात इसमें तेज गिरावट आई। हाँ,
उसके बाद ही तेज गिरावट आई थी जब नील विद्रोह हो गया था। आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई और वेस्ट इंडीज में स्थित बागानों जहां दास काम करते थे प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई। दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना, ठीक है। सही कौन कौन से हैं? भेजी हुई रकम के भुगतान के लिए सराफों यानी कि मनी चेंजरों को हुंडी जारी करने की विशेषज्ञता प्राप्त थी। सराफों को हुंडी जारी करने की। हुंडी एक विक्रय दस्तावेज था जिसका सामान्यतः थोड़ी छूट देकर हस्तांतरण हो जाता था। हुंडी में यह स्वतः स्पष्ट हो जाता था कि वह तत्काल ही देय है अथवा हुंडी ग्राहक को प्रस्तुत करने के पश्चात एक निश्चित अवधि की समाप्ति का देय है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनाए गए बिलों के लिए भेजी गई रकम के भुगतान और ऋण हेतु विनिमय की एक ही दर निर्धारित की जाती थी। ये गलत है। इसमें से भी सही बताना। सरबत खालसा के वार्षिक आयोजन की परंपरा चक गुरु अमृतसर में थी। सरबत खालसा की चक गुरु अमृतसर में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे। हर प्रमुख अपने अपने लिए अलग इलाका बनाने की कोशिश करने लगा। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। सभी सिख गुरु खत्री थे, उनके प्रमुख सहायक मनसद भी खत्री थे। ये गलत है। गुरुओं की सेना 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुई। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही क्या क्या है? फारसी सिर्फ मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत में ही उच्च प्रशासन की भाषा नहीं थी, बल्कि वह राजपूत राज्यों के दरबारों तक फैली हुई थी। फारसी भाषा। सिराजुद्दीन अली आरजू ने यह विचार स्थापित किया कि फारसी और हिंदी में कुछ बुनियादी समानताएं थी। फारसी और हिंदी में। सिराजुद्दीन अली आरजू ने कही यह बात। 1639 से 40 में लिखित अपनी किताब बहार ए अंजम में टेक चंद बहार ने ऐसे कवियों और गद्यात्मक रचनाओं के उद्धरण दिए हैं। यह क्या गलत है? फारसी के हिंदी की स्थानीय बोलियों के संपर्क में आने से एक नई भाषा उर्दू अस्तित्व में आई। फ्रांसीसी यात्री जॉन डी थ्रीवनो ने लिखा है कि सूरत में लोग आमतौर पर ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते। फ्रांसीसी यात्री किसने लिखा है? थ्रीवनो ने। भी सूरत में लोग आमतौर पर ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते। नदी का पानी खारा था। दोनों ही सही है। मुगल साम्राज्य में स्थापित सीमा शुल्क के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल लिखता है कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2 से 1/4% था, यानी कि 2.25% था। हाँ, सीमा शुल्क कितना था अकबर के समय में? 2 से 1/2। और जहांगीर के समय में हर प्रकार के आयात निर्यात पर 3 से 1/2% सीमा शुल्क था। उसमें 3 से 1/2 3.5 था, उसमें 2.25 था। शाहजहां के समय
धन पर 2% का सीमा शुल्क था, चाहे वह सोना हो चांदी हो। ये गलत है। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के लिए सीमा शुल्क की दर ऊंची रखी, इसलिए मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं को ऊंची शुल्क दर से बचाने के लिए उन पर सामान छुपा कर ले आते थे, उनसे सामान छुपा कर ले आते थे। ठीक है, हिंदुओं का सामान छुपा कर ले आवे थे। बीमार पे तो कोई कर नहीं लगता, हिंदुओं पर कर लगेगा, फिर इनका सामान महंगा जाएगा, मामी बेच देंगे। सन 1714 में निजाम उल मुल्क वायसराय के रूप में दक्कन पहुंचा तो उसने शाहू को दक्कन के चौथ और सरदेश मुखी के भुगतान संबंधी दाऊद खान के समझौते को मानने से इनकार कर दिया। हाँ, कब? 1714 में। निजाम उल मुल्क ने उन्हें कई बार पराजित किया, उनके द्वारा प्रत्येक जिले में बनाए गए मिट्टी के छोटे किलों को ध्वस्त कर दिया। इसका इस्तेमाल वे हमले के संचालन के अंदर मराठा सैनिकों की टुकड़ी की शरणास्थली के रूप में करते थे। गलत है। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियंस साइंस की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1825 में कलकत्ता में। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस। बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, हजरत महल कहाँ के थे ये? बख्त खान था बरेली का, मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ का था? फैजाबाद का। और कुंवर सिंह जगदीशपुर का, हजरत महल लखनऊ की। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था। ये ठीक है क्या? साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध करवाए थे। ये सही, ये भी सही है। साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध करवाए थे, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। उदारवादी वास्तव में विश्वास रखते थे कि भारत के स्वशासन एक संवैधानिक मार्ग था। हाँ, उनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति दृढ़ आस्था थी। दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है। हाँ जी। नेक्स्ट, सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं। सभी अच्छाइयाँ समानताओं पर आस्था से निहित एकता और एक रूपता की समझ से आती है। दोनों सही है। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था?